गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फयोल के संचालन के सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि हेनरी फयोल कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे, उन्होंने कौन सी संचालन के सिद्धांत दिए, ठीक है, या उनका संचालन के सिद्धांत को लेकर के क्या विचारधाराएं थी, ये हमने देखा। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेनरी फयोल के संचालन के सिद्धांत कितने हैं। तो कितने सिद्धांत है? टोटल 14 सिद्धांत है। और ये सिर्फ मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये कैसा है कि बुद्धिमत्ता का भी कार्य है कि मार्गदर्शन देना ही नहीं, मार्गदर्शन के साथ में हमें क्या करना है, किस तरह से कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना है, उसके बारे में भी बताता है। तो आइए देखते हैं कि हेनरी फयोल के संचालन के कुल 14 सिद्धांत हैं। पहले हम 14 सिद्धांतों को देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है, देखिए, पहला श्रम विभाजन का सिद्धांत, दूसरा अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, पांचवा मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत, छठा सामान्य हित को अधिक और व्यक्तिगत हित को गौण स्थान, सातवां कर्मचारी को योग्य वेतन का सिद्धांत, आठवां केंद्रीकरण का सिद्धांत, अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत, नौवां अब 10वां व्यवस्था का सिद्धांत, 11वां समानता का सिद्धांत, 12वां कर्मचारी स्थिरता का सिद्धांत, 13 सूत्रपात का सिद्धांत और 14 समूह भावना का सिद्धांत। तो ये जो 14 सिद्धांत है, इन 14 सिद्धांतों में से यही हेनरी फयोल के संचालन के सिद्धांत या तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है, या तो अगर 3 नंबर में पूछना होगा बोर्ड एग्जाम में या आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम में, तो उसमें भी जैसे हो सकता है सूत्रपात का सिद्धांत समझाइए, ऐसे भी पूछ सकता है। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत हेनरी फयोल के मतानुसार समझाइए, इस तरह से 3 नंबर में पूछ सकता है। या 5 नंबर में पूछ सकता है कि हेनरी फयोल के संचालन के सिद्धांतों को विस्तृत में वर्णन कीजिए, विस्तृत में चर्चा कीजिए। कोई 5, कोई 7, कोई 8, इस तरह से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में या प्रीलिम एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आईएमपी के तौर पर या मोस्ट आईएमपी के तौर पर आप लोग को क्या करना है, रीड कर लेना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पहला श्रम विभाजन का सिद्धांत कि क्या कहते हैं हेनरी फयोल। तो श्रम विभाजन आप लोग को पता ही है कि श्रम विभाजन क्या होता है कि संचालक क्या करेगा कि जो कर्मचारी होता है उस कर्मचारी की कार्यक्षमता को ध्यान में रख करके उस कार्यक्षमता में वृद्धि हो, उसके लिए क्या करेगा, श्रम विभाजन करता है। और श्रम विभाजन के लिए विशिष्टीकरण बहुत ही जरूरी होता है। विशिष्टीकरण मतलब क्या कि श्रम विभाजन करते समय मालिक को या संचालक को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति के अंदर में ये योग्यता है, तो उस योग्यता के अनुसार वो क्या करता है, उस कर्मचारी को उस विभाग में भेज देता है। तो चलिए देखते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत कि संचालन में कर्मचारियों तथा संचालकों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। उत्पादन के साधनों का महत्तम उपयोग द्वारा उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों तथा संचालकों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करके श्रम विभाजन किया जाता है। श्रम विभाजन के कारण विशिष्टीकरण भी संभव हो जाता है। श्रम विभाजन संचालकों के स्तर पर साथ ही कारखाना स्तर पर अर्थात दोनों स्तरों पर होना आवश्यक है। श्रम विभाजन कौन से 2 स्तर पर होता है, संचालन स्तर पर और कारखाना स्तर पर, दोनों स्तरों पर होना संचालन का बहुत ही जरूरी होता है। इससे विशिष्टीकरण के सिद्धांत का लाभ हमें लेना चाहिए। अगर हम जैसे कि श्रम विभाजन करेंगे तो क्या होगा, विशिष्टीकरण मिलेगा, और विशिष्टीकरण का स्तर हमें देखने को मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि कौन से कर्मचारी के अंदर में कौन से योग्यता है, कौन से कौशल है, कौन से स्किल है, तो उसका लाभ हम ले सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं 2nd नंबर की तरफ कि अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। देखिए, अधिकार और दायित्व के सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होता है वो क्या होता है, अधिकार और दायित्व उसको दोनों देखने को मिलते हैं, उस पर दोनों देखने को मिलेंगे। और ये अधिकार और दायित्व क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे कि एक सिक्के में हेड और टेल होता है, उसी तरीके से अधिकार और दायित्व ये कर्मचारी में देखने को मिलता है। तो दायित्व बिना अधिकार और अधिकार बिना दायित्व दोनों अपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी के अधीनस्थ कोई हो, तो अगर उसको दायित्व सौंपा जाएगा तो क्या करेगा, वो उस दायित्व से संबंधित अधिकार भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी कर्मचारी को हमने कोई दायित्व दे दिया कि आपको ये कार्य संभालना है, दायित्व दे दिया। अब दायित्व के साथ में उसको अधिकार भी देना चाहिए कि तुम्हें ये कार्य किसी न किसी तरीके से पूर्ण तो करवाना ही है, तो अधिकार देना भी आवश्यक है। अधिकार प्रदान करते समय कर्मचारी का पद, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, नेतृत्व, कला और परिपक्वता, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना है, जब अधिकार हम देते हैं तो उसके समय में कर्मचारी का पद पता होना चाहिए,
फिर उसका ज्ञान, उसकी योग्यता, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस या नेतृत्व कला, परिपक्वता, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि हमें देखने को मिलती है और लाभ भी हमारा प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है वो कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर, अनुशासन का सिद्धांत। ये रहा अनुशासन का सिद्धांत। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो भी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, अगर औद्योगिक इकाइयों को साधनों का महत्तम उपयोग करना हो तो महत्तम उपयोग करने के लिए कर्मचारी को क्या करना पड़ता है, अनुशासन में रखना होता है। जिससे क्या होगा कि कर्मचारी अनुशासन में रह करके नक्की किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और जिससे क्या होगा कि अगर इकाई अनुशासन में होगी तो कर्मचारी क्या करेंगे, कर्मचारी की जो संख्या है वो विशाल प्रमाण में एकत्र होकर के आचार संहिता से क्या कर सकती है, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है और कार्य को भी पूरा कर सकती है और कार्य करने में उसको आनंद भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, साधनों का महत्तम उपयोग और प्रवृत्ति के सातत्य के लिए औद्योगिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन एक प्रकार से एक निश्चित प्रकार के सुमेल वातावरण को उत्पन्न करता है। औद्योगिक अनुशासन निश्चित नियम और आचार संहिता के कारण स्थापित होता है, जिससे इकाई में अनुशासन स्थापित होता है। जब कर्मचारी की संख्या विशाल हो तब अनुशासन और आचार संहिता द्वारा नियंत्रण करना सरल हो जाता है और कर्मचारी के प्रति आनंद, कार्य के प्रति आनंद भी बढ़ता है और संचालक भी सरलता से कार्य कर्मचारी से ले सकते हैं। अनुशासन के लिए प्रत्येक वर्ग में योग्य निरीक्षण, श्रमिक और मालिक के मध्य स्पष्ट न्यायपूर्ण अनुबंध और साथ ही दंड का न्यायी अमल जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं। दंड का न्यायी अमल मतलब क्या कि जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी किसी भी विभाग से संबंधित कोई गलत जानकारी संचालक को नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए कभी कोई कर्मचारी ऐसी कोई न्यूज़ देता है संचालक को, तो संचालक क्या करेगा, उसको दंड भी देगा, दंड को न्याय के रूप में अमल करेगा कि जिससे बाद में दोबारा कोई कर्मचारी क्या करे, इस तरह से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दे। तो उससे क्या होता है, कर्मचारी भी अनुशासन में आ जाते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। कि आदेश की एकरूपता में क्या होता है, कर्मचारी एक से अधिक उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं कर सकते। अगर एक से अधिक अधिकारी होंगे, अगर वो आदेश देंगे तो क्या होगा, कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी टीचर ने कुछ और कहा, किसी टीचर ने कुछ और कहा, किसी टीचर ने आपको कुछ और होमवर्क दिया, किसी और तरीके से पढ़ाया एक ही सब्जेक्ट को, तो आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। उसी तरह जो कर्मचारी होता है, अगर एक से अधिक अधिकारी ने उसे किसी अलग अलग प्रकार की आदेश दिया है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पालन नहीं कर पाएगा। कि किसी भी कार्य प्रवृत्ति के विषय में कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी की ओर से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसका अर्थ यह भी होता है कि किसी एक कार्य के लिए या विभाग के लिए कर्मचारी एक ही अधिकारी के प्रति दायित्व होना चाहिए। आदेश की एकरूपता के सिद्धांत के कारण कर्मचारी में आदेश के संबंध में किसी भी एक प्रकार की उलझन पैदा नहीं होती है। एक से अधिक अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाए तो कर्मचारियों में उलझन पैदा हो जाती है और क्या होता है, औद्योगिक इकाई के अनुशासन भी भंग हो जाते हैं और अगर अनुशासन भंग होंगे तो लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा 5th पॉइंट है मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत। तो आयोजन क्या है, भविष्य की रूपरेखा है। हम जब आयोजन करते हैं तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जो कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर पूर्ण किया जाता है। और आयोजन करने के बाद में हम क्या करते हैं कि कार्य का विभाजन कर देते हैं और कार्य का विभाजन हम कब करते हैं, विशिष्टीकरण के आधार पर करते हैं। तो आयोजन को लागू करते समय यदि कोई विचलन दिखे तो विचलन मतलब क्या कि आयोजन को लागू करने के टाइम पर जो हमारी धंधा की इकाइयाँ होती हैं, व्यवसायिक इकाइयाँ होती हैं, उस इकाइयों में अगर जो आने वाली कमियाँ होती हैं या जो अवरोध होते हैं उसे क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। और अगर वो कोई विचलन या कोई अवरोध या कोई कमी दिख रही हो तो उसे दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है। यह मार्गदर्शन किसी निश्चित उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से एक समान कार्य और प्रयत्नों का संकलन सरलता से हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी समूह के ऊपर एक ही अधिकारी होना चाहिए और यह समूह एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह कार्य करता रहना होना चाहिए। उसके बाद में हमारा 6 पॉइंट है कि समान हित को अधिक और व्यक्तिगत हित को गौण स्थान। कि जो संचालक होता है उस संचालन का कैसा होता है कि हित कैसा, सामान हित कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और व्यक्तिगत हित गौण होना चाहिए कि उसको सेकंड पे मर्यादा, सेकंड पे महत्व देना होता है। तो संचालन कैसी सामूहिक प्रवृत्ति है, इसलिए व्यक्ति के मध्य, विभाग के मध्य संकलन होना आवश्यक होता है।
कि व्यक्ति जो कर्मचारी के बीच संकलन होना चाहिए, कर्मचारी मालिक के बीच संकलन होना चाहिए, और जो एक ही इकाई में अलग अलग विभाग होते हैं उन विभागों के मध्य भी संकलन होना चाहिए, जिससे व्यवसायिक इकाई की लक्ष्य सिद्धि सरल हो जाती है। और इससे यह दर्शाया जाता है कि व्यक्तिगत या कर्मचारी समूह के हित को समग्र इकाई के हित समक्ष गौण मानना चाहिए। किसका? व्यक्तिगत और कर्मचारी होता है उसके हित को हमें क्या करना है? गौण मानना है, अर्थात व्यक्तिगत के हित की तुलना में समान हित को हमें प्रधानता देनी है। समान हित मतलब जैसे व्यक्ति के बीच में संकलन होना, विभाग के मध्य संकलन होना, तो ये क्या है? समान हित है, हमें इसे अधिक महत्वता देनी चाहिए। अगर हम इसे अधिक महत्वता देंगे तो क्या होगा? कर्मचारी ऑटोमेटिक कार्य करेगा। उसके बाद में हमारा 7वां पॉइंट है कि कर्मचारियों का योग्य वेतन का सिद्धांत। ठीक है, तो देखो कर्मचारी जो सेवा देते हैं उसके बदले में उन्हें क्या होता है? प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेतन कहते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है कि वेतन अर्थात क्या? तो कर्मचारियों के किए गए कार्य अथवा दिए गए सेवा के बदले में मिलता प्रतिफल अर्थात की वेतन। इस सिद्धांत के अनुसार पीढ़ी के कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन न्यायी होना चाहिए। मतलब कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन कैसा होना चाहिए? न्यायी। मतलब ये कि जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को क्या करना है? उसके कार्य के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। जितना उसने कार्य किया है उतना वेतन उसको मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वेतन का भुगतान करने वाला जो मालिक होता है, मालिक और कर्मचारी के बीच संबंध कैसा होता है? बना हुआ रहता है। इकाई में भी सभी कर्मचारी एक समान कार्यक्षमता से कार्य नहीं करते हैं। इकाई में कितने कार्यक्षम कर्मचारी होते हैं? जो निश्चित की गई तुलना में अधिक उत्पादन और कार्य करते हैं। हमने देखा है, आप किसी भी संस्था में जाओ तो क्या होता है कि दो तरीके से कर्मचारी हमें देखने को मिलेंगे। एक कर्मचारियों का बहुत लगाव से कार्य करेगा और दूसरा कर्मचारी होता है कि भले उसको कार्य दे दिया गया हो लेकिन वो कार्य उस तरीके से नहीं करेगा या उत्पादन में भी अपना ज़्यादा योगदान नहीं देगा। तो इसकी वजह से उनकी कार्यक्षमता के अनुसार क्या करना चाहिए? कर्मचारी को वेतन मिलना चाहिए। और उससे क्या होगा कि कर्मचारी का जो स्थानांतरण का दर होता है, कुछ कर्मचारी होते हैं ना कि उनके कार्य के बदले में अगर उनको वेतन ना दिया जाए तो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उस तरीके से अगर कार्य दिया जाएगा और कार्य के बदले में योग्य वेतन भी दिया जाएगा तो क्या होगा कि श्रमिक स्थानांतरण नहीं करेंगे। कुशल कारीगर के लिए बोनस, लाभ भाग मतलब कि जो लाभ होता है कर्मचारी, जो मालिक को लाभ होता है उस लाभ में भी हिस्सा दिया जाएगा। संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व, प्रोत्साहक योजना भी लागू करनी चाहिए। उसके बाद में हमारा लास्ट है केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो केंद्रीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी अधिकार होते हैं वो कैसे होने चाहिए? केंद्रित होने चाहिए, विकेंद्रित नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो भी सत्ता होती है वो सत्ता किसी एक व्यक्ति के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए व्यवस्था तंत्र के ढांचे को सफल बनाने के लिए कितने अंश में अधिकार का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसकी स्पष्टता होना आवश्यक है। व्यवस्था तंत्र में जितने अंश में सत्ता सौंपी नहीं गई हो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या करें? व्यवस्था तंत्र में जितने अंश में सत्ता सौंपी नहीं गई है उसे केंद्रीकरण कहेंगे। कर्मचारी की शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग हो इसके लिए केंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाना आवश्यक है। विशाल आकार की इकाइयों में केंद्रीकरण कम सफल होता है। क्यों? क्योंकि विशाल आकार की इकाइयों में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, संचालक या जो मैनेजर होते हैं उनका भी प्रमाण 2-4 से ज्यादा हो सकता है, तो उसमें केंद्रीकरण का कार्य सक्सेस नहीं हो सकता है, उसमें हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। लेकिन अगर जिस इकाई का कद छोटा हो, छोटे प्रमाण की इकाई हो, वहां पर हम केंद्रीकरण को अपना सकते हैं। ठीक है, तो बस आज आपको सिर्फ ये 8 पॉइंट्स ही देखना है हेनरी फयोल के सिद्धांत में, और इन 8 पॉइंट को आप लोग को क्या करना है? अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। उसके पहले कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद में अपने नोटबुक में लिखेंगे और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।